आज के शो में भारत के लिए साल 2025 बहरानों का साल साबित हुआ। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने भारत को मईशत और अमन के हवाले से पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। पहली शशमाही आईएमएफ से तयशुदा हदफ से 336 अरब रुपए कम कलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। साल 2026 सियासी एतबार से कैसा होगा, इब्तदाई हिस्से में प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या अहम चैलेंजेस हैं पॉलिटिकली जो हम फेस करेंगे, और फिर उसके बाद माशी उमूर के ऊपर भी खास तौर पे फाइनेंशियल टाइम्स की रीसेंट रिपोर्ट या जो ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे गैलप ने किया है उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये रिपोर्ट। तो ये तमाम चीज़ें तफसीलात जो है इस वक्त आपके सामने हम आज प्रोग्राम में रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए साल 2026 क्या नई मुश्किलात लेकर आएगा, उनकी जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा होगा या मुश्किलात बानी पीटीआई के लिए कुछ कम हो सकती हैं? इस सवाल से प्रोग्राम का आगाज 2026 में इब्तिदा करते हैं। साले जाफर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उज़्मा करदार साहबा नूली की सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। उज़्मा साहबा, क्या साल 2026 पीटीआई के लिए कुछ आसानियां ला सकता है या मजीद मुश्किलात नजर आती हैं आपको यहां से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुसान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ये तो इन पे डिपेंड करता है बानी साहब पे कि क्या चाहते हैं अपने पार्टी के लिए। अगर तो वो समझें कि जी सिर्फ मेरी ज़ात इम्पोर्टेंट है और बाकी किसी का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो एट स्टेक नहीं है, तो फिर तो मामला जो है वो खराब रहेगा इनके लिए। लेकिन अगर वो एक सियासी रवैया इख्तियार करें और अपना जो एनआरओ के पीछे भागने की बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करें, ये जो धड़ेबाजी यहाँ पे चल रही है इनकी पार्टी में, इसको दूर करें और एक फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। 3 साल अभी पड़े हुए हैं, लोगों के इश्यूज पे फोकस करें। इनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में, केपी में इनकी हुकूमत है, तो इनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये काम कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द बानी साहब डिसाइड। तो अगर तो वो अपनी जात के इर्द गिर्द इन लोगों को सबको घुमाते रहे तो फिर तो इनका कुछ नहीं बनना। फिर तो ये सोशल मीडिया की एक पार्टी बन चुकी है और उसी में उबाल आता है और जहाज की तरह में बैठ जाता है, क्योंकि इनका कोई सर पैर नहीं, ना ये किसी से बात करने के रवादार हैं, ना ये जो है इनमें कोई इस्तकामत है। यू टर्न लेने के ये मास्टर हैं। मुज़ाकरात की बात करो तो ये भाग जाते हैं। तो इसलिए इनमें सिवाय कंफ्यूजन के और केओस के और कुछ नहीं बचा। तो इसलिए ये इनके अपने ऊपर मुनहसर है कि ये 2026 में किस रुख इनकी पार्टी को चलाया जाता है। मतलब आपने मतलब उन पर ही जो स्टीयरिंग व्हील उनके अपने हाथ में, लेकिन उनके यूट्यूबर्स तो जो हैं वो उनका वो जबानें नहीं थकती ये कहते हुए कि शायद 5 दिन के अंदर ये हो जाएगा, तो दिसंबर में ये फोन कॉल आएगी तो ये हो जाएगा, तो जनवरी में फला आदमी रिटायर होगा तो ये हो जाएगा, फला आदमी तैनात होगा तो ये हो जाएगा, तो फला यूं। तो ये उनका तो आपने सारा उनका तो पूरा नैरेटिव ही उठा के फेंक दिया कि कोई उम्मीद उन्हीं के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, जो चाहे वो करें। वो देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आप अगर किसी के मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है तो फिर कोई आपके मैंडेट को किस तरह मानेगा? अब वो जिस इलेक्शन कमीशन ने केपी में इलेक्शन कराए, उसी इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में भी कराए थे। तो ये आप तस्लीम करें कि जो और आपको ट्राइब्यूनल्स ने अब जिस तरह आखिरी देखे ना, ये फैसला आया जो ये यास्मीन राशिद लेके गई थी में अदालत में, वो उनके खिलाफ आया फैसला और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां से सीट से जीते हैं और वो भी सीट जो है वो क्लियर हो गई है। तो ये खाम खा की जो इन्होंने जो अपने लड़ाई झगड़े के ये और एहतजाजी मोड में ये बैठे हुए हैं, इससे इनको कोई फायदा नहीं होना। ये जो इनके पास हाथ में है उसको इस्तेमाल करें बनिस्बत वो जो नहीं है। अब देखें, अगर इनको बाकी कोई रिजल्ट किसी का अगर मंजूर नहीं होता तो फिर केपी से भी रिजाइन कर दें। उधर भी इसका मतलब इनकी 17 सीटें आई थी
वहां पे क्यों ये डट के बैठे हुए हैं हुकूमत में? अच्छा, और तो ये ये इन्हों साहब, ऑल ये ऑफ जो मनगढ़ंत कहानियां इस वक्त और इस वक्त क्या हर हुकूमत में चलती है कि एक न्यूट्रल सेटअप आ जाएगा तो वो जो है केयर टेकर और टेक्नोक्रेट्स, और तो वो एक नेशनल गवर्नमेंट और इलेक्शंस मिड टर्म, ये इम्कानात 26 में आपको लगता है, या ये भी सिर्फ एक वो जैसे कहा जाए कि फॉर रेटिंग्स एंड फॉर व्यूअरशिप जो है इस पर चल रहा है सारे कॉन्स्पिरेसी? देखें, ये आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कब कहा था दुनिया को सबसे बड़ा खतरा डिसइंफॉर्मेशन से है। ये सारा इनका, इन्होंने झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, डिसइंफॉर्मेशन इंतहा की फैलाई हुई है सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, और सिर्फ इसलिए स्टेबिलिटी ना आए और एक जो मईशत का पहिया जो चल पड़ा है पाकिस्तान का, उसको फिर धक्का लगे। तो ये लोगों को अब समझ आ गई है कि सिर्फ इनकी मन घड़त कहानियां हैं। आपको हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने भी, DGISPR ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सब ने वक्तन फवक्तन अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनमें इस जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है मुल्क में, उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने का अंदिया कई दफा दे चुके हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये इस तरह की अफवाहें क्यों शोशे ये लोग छोड़ते हैं। ये क्या चाहते हैं? बस ये यही चाहते हैं ना कि बस पाकिस्तान जो है वो इंतशार की हालत में रहे, केओस की हालत और में रहे, ना आलमी जो रद्द-ओ-बदल या मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट या पाकिस्तान भारत किसी भी तनाज़े का शिकार, आपको नहीं लगता कि हमारी जो इंटरनल जो गवर्नेंस है या गवर्नमेंट पे कोई फर्क पड़ सकता है? ये सब डिसइंफॉर्मेशन है जो सब फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ? देखें, इस वक्त पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हमने मार्का हक जो जीता है, फील्ड मार्शल, हमारी हुकूमत, हमारी कौम ने मिलके, वो कुछ छोटी मोटी जीत नहीं थी, वो कुछ छोटी मोटी कामयाबी नहीं थी। उससे जो हमारा जो देरीना दुश्मन है भारत, उसको शिकस्त फाश हुई है, उसका बयानिया पिट गया है पूरी दुनिया में। इस वक्त जितने भी बड़े ममालिक हैं, सुपर पावर्स हैं, लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना और बाकी जो ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये इन सब के हमारे साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर और स्ट्रेटेजिक लेवल पे आ चुके हैं। और ये पहले कभी नहीं था। जब महात्मा थे, हमारे हर मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। आपके सामने है सारा कुछ। और ना कोई इस वक्त कोई डिफॉल्ट की बात कर रहा है। हमारी आप स्टॉक मार्केट देखें, 1,75,000 के बुलंद तरीन सतह पे है। आप हमारे इंटरेस्ट रेट देखें, सिंगल डिजिट में इस वक्त। आप हमारा डॉलर देखें, वो कब से स्टेबल जा रहा है। कोई खतरा ऐसा नहीं है जो माशी एतबार से भी यानी गवर्नमेंट को हो सके? मैं आप साथ ही रहे साले जाफर साहब, आपसे भी और मूडी की रिपोर्टें देख लें उठा के, आप किसी इंटरनेशनल जरीदे को उठा के पढ़ लें, तो वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी है। साथ ही साले जफर साहब आपसे भी राय, पहले तो ये बताएं कि साल 2026 में क्या पीटीआई और बानी पीटीआई की मुश्किलात में कमी या इजाफा क्या तवक्को रखते हैं? और जिस तरह क्या उनके अपने हाथ में ये कमी हो या इजाफा हो, या किस तरह से आपको नजर आता है कि पीटीआई के हालात मुश्किलात हो सकती हैं 2026 में? साले जफर साहब। देखिए जी, इससे पहले शुक्रिया आपका जो अभी तज्जिया किया खातून ने। मैं समझता हूँ कि वो बड़ी हद तक दुरुस्त था, लेकिन मेरी दानिश में पीटीआई और उसके बानी का जो मुस्तकबिल है, उसका तमाम तर ताल्लुक 9 मई के वाक़यात से है। जब तक 9 मई के मामलात का पूरी तरह से नितारा नहीं होता, इंसाफ नहीं हो जाता, जब तक उसके मुजरमों को सज़ा नहीं मिल जाती, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ के बारे में, उसके बानी के बारे में कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। अगर तो वो अगर उनका जुर्म साबित होता है, वो मुजरम करार पाते हैं, जो लोग भी हैं, ख़ास उसमें बानी भी शामिल हो, तो फिर आप उनकी मुस्तकबिल को, उनकी सियासत को भूल जाएं। मैं उसकी इनफरादी सियासत की बात कर रहा हूँ। अगर वो किसी तरीके से उस चुंगल से निकल जाएं जो 9 मई का उन्होंने जुर्म किया है, उसमें उनको कोई बरियत का रास्ता मिल जाए, फिर उसके बाद उनकी सियासत की बात की जा सकती है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि ये सियासी जमात नहीं है, ये एक जत्था है, एक गिरोह है। एक ज़िंदा इंसान को इन्होंने अपना बुत बनाया हुआ है, खुदा बनाया हुआ है, उसकी हर बात को सुनते और मानते हैं, और इंतहाई बेवकूफ़ आदमी है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में
बानी तहरीक इंसाफ और इंडिया में मोदी, ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं जिनकी पूरी अपनी जो जिद्दोजहद कह लें, सियासत कह लें, जो मार का आराई कह लें इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसका इन्हसार नफरत पर है, उसका इन्हसार दुश्मनी पर है। उसकी दुश्मनी किसी और से है, इनकी दुश्मनी किसी और से है, लेकिन है दोनों दुश्मनी, और जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई असूल नहीं है, कोई अखलाक नहीं है। महज एक हदफ बनाए हुए हैं जिनके नाम लेकर, जिनके ऊपर ये फायरिंग करते हैं। जिस तरह चांदमारी की जाती है, इस तरह ये चांदमारी करते रहते हैं। इन्होंने अपने लिए मुंतखब किया है पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, उन सियासतदानों को जिन्होंने माजी में पाकिस्तान की खिदमत की है। और जब आप ये देखिए, जब इनको मौका मिला तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के वक़ार को दुनिया भर में खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की मईशत को इस कदर ज़बू हाल कर दिया कि जब ये लोग जा रहे थे तो मुल्क का वजीर आजम अपनी जुबान से ये नापाक अल्फाज कह रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। सिफारती माशी नुकसान, माशरती नुकसान, जो गालम गलोच, नौजवान नस्ल को जहन तबाह करना, जहर भरना, वो तो ऐसा इररिकवरेबल लॉस है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ ना जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, लोगों को गालियां देकर हासिल किया है, लोगों को बुरा भला। जिस तरह आप देखें ना, मोदी ने वहां मुसलमानों को हदफ बनाया है। जी सारे साहब, अच्छा सारे साहब, ये तो इसका मतलब 2026 जो है इनकी मुश्किलात में जो ना कोई कमी आएगी, यानी मजीद मुश्किलात हो सकती हैं, खासतौर पर 9 मई के मुकदमात के हवाले से, क्योंकि लचक तो इनमें ये भी नहीं है कि हम माने कि 9 मई हमने किया और हम आगे बढ़े, तो और मुश्किलात ही हैं इसका मतलब इनके लिए। देखिए जी, मैं आपको फिर अर्ज करूंगा कि 9 मई के जो मुकदमात हैं, जब तक उनका फैसला हतमी तौर पे नहीं होता, आप इनके मुस्तकबिल के बारे में कोई बात यकीन के साथ नहीं कह सकते। ठीक है, और उस पर रियासत ने बड़ी एक जिसे कहा जाए स्ट्रिक्ट लाइन ली हुई है कि ना उसको माफ करेंगे, ना करा है और ना करने का सोचेंगे, कोई लचक हम नहीं दिखाएंगे। यानी हुकूमत हमारी एक मौकिफ उस पर दे चुकी है, तमाम डीजी ISPR भी, हुकूमती वजीर भी, सबका एक मौकिफ है, कोई लचक नहीं उसमें 9 मई में। देखिए, DG ISPR का जो मौक़िफ़ है मैं उसका एहतराम करता हूँ, फ़ौज का जो मौक़िफ़ है मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर इस फ़ौज ने भी इस 9 मई के जराइम को माफ़ किया तो ये कौम के साथ, मुल्क के साथ ज़्यादती होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे और आप उसको माफ़ कर दें। ये नहीं हो सकता। इस तरह ये मुकम्मल खुली जारियत थी, वो जारियत सरहदों के बाहर थी, या सरहदों के अंदर से बैठ के इन्होंने जारियत की। आप ईमानदारी से बताइए कि जब हम दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई हो रही होती है तो हमारा हदफ उनके गैरिजन होते हैं, उनकी दिफाई तनसीबात होती हैं, तो यहाँ पर इन लोगों ने ये सब कुछ क्या किया? तो इस लिहाज से मेरी दानिश में, मेरी राय में, जब तक 9 मई के ऊपर इंसाफ नहीं होता, किसी तरह की ना सियासत आगे बढ़ सकती है, ना इन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि ये महफूज है, ये नहीं महफूज, या इनका क्या बनेगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो हरकत तहरीक इंसाफ के बानी ने की है जी, उस शख्स ने पाकिस्तान की सियासत को तो नुकसान पहुँचाया, अखलाकियात को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह किया, पाकिस्तान का आलमी वक़ार है उसको खाक में मिलाया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे और अजियतनाक हरकत उस शख्स ने की है कि वो उसने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में बगावत कराने की कोशिश की है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकिस्तान में कम अज़ कम माफ़ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की फ़ौज का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि इनका डिसिप्लिन है, इनकी सफ़ों में इंतशार पैदा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस शख्स ने पूरे मुल्क में इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि किसी तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज में बगावत हो जाए और उसका कोई पसंदीदा आदमी जो है पाकिस्तानी फ़ौज का कमांडर इन चीफ बन जाए, ज़बरदस्त। और उसके नतीजे में जो इस शख्स ने सोचा था, उसके नतीजे में खुरेजी हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था, जिसका पाकिस्तान की फ़ौज में, पाकिस्तान की तारीख में कोई तसव्वुर भी नहीं था। तो लिहाजा आपको किस तरह कह सकते हैं कि यह शख्स जो है इसका मुस्तकबिल महफूज है, या इसके मुस्तकबिल के बारे में कोई बात की जा सकती है। अच्छा, मेरी तो राय यही है। बाकी आप खुद
ज़हीन आदमी हैं, आप खुद सोच लें कि इस शख्स का क्या अंजाम होगा 2026 में, क्या इसका हाल होगा। क्या हाल होगा? मुझे तो इसके लिए कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, नहीं आती। अच्छा, कतई तौर पर कोई बेहतरी नजर नहीं उस्मा आ साहब, रही। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एहतसाब का जो पहिया अब चला है, जिसमें हमने देखा है कि फैज हमीद साहब भी, फिर उसके बाद और लोग भी, ये आपको इसका मुस्तकबिल एहतसाब के हवाले से उस्मा साहबा क्या लगता है? कौन कौन इसके दायरा कार में आ सकता है आगे जाकर? क्या इसका वसी दायरा कार होगा? कौन कौन इस जुमरे में आ सकता है? देखिए, ये सारी पार्टी जो है ना, ये बानी साहब के जो अना है ना, उसकी भेंट चढ़ चुकी है। इनको इदारे ने इदारे के सरबराह ने खुली एक ऑफर दी थी कि आप माफी मांग लें तो इदारा सोचेगा कि आपको माफ किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि बागी जो होते हैं या जो टीपीपी टाइप के जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जब वो भी अगर हथियार फेंक दें तो जो रियासत है वो माँ जैसी होती है, वो फिर गले लगा सकती है। लेकिन इन्होंने धीती का इम्तिहान पास किया हुआ है। इनको तो अपनी मुल्क की इज्जत जो है उसको मिट्टी में लाने का इन्होंने ठेका लिया हुआ है। पूरी दुनिया में किस कांग्रेसमैन के, किस सेनेटर से ये पाउंड नहीं पड़े, कहाँ इन्होंने किस जगह इन्होंने रेजोल्यूशन लाने की कोशिश नहीं की। IMF के साथ इन्होंने बिगाड़ डालने की पूरी कोशिश कर ली, रिमिटेंसेस इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश कर ली। तो ये जो है ना, ये इनकी बिल्कुल कोई सीधी होने वाली नहीं। हालांकि मैं आपको बताती चलूं कि PTI में बड़े ऐसे लोग भी हैं जो कि सियासी कद काट के लोग हैं। आप शाह महमूद को देख लें, और वो बार बार मुज़ाकरात की ही बात करते हैं, लेकिन ऐसे जितने भी लोग हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया है। ये पार्टी अब कौन चला रहा है बानी के साथ? एक तो उनकी बहनें चला रही हैं क्योंकि मारूफियत अरूज पे है पार्टी में, और दूसरे जिब्रान इलियास टाइप के जो लोग हैं, अगर मशवानी टाइप के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे बयानिया जो घाड़ रहे होते हैं बानी का, ये उनके हाथ में अब जो है ना पार्टी ये होस्टेज हो चुकी है। ये अब जो सियासी लोगों के पास से ये हाथ से निकल गई है। तो मैं इसी से ज़मीनी सवाल पूछना चाहता हूँ साहब कि लीडरशिप के हवाले से फिर आपको लगता है कि क्योंकि उनके बेटों का इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था जनवरी में शायद वो एक इम्कान उन्होंने मशरूत किया था कि उनके बारे में कोई खुदा ना खास्ता गलत खबर आती है तो हम पाकिस्तान आ जाएंगे। अलीमा खान जानशीन के लिए तैयार हो रही हैं, बहुत से आर्टिकल्स भी आए हैं, कुछ लोगों ने कहा। तो ये हैं सलमान राजा साहब, आप कह रहे हैं कि चेयरमैन। तो क्या आपको लगता है कि विद इन PTI लीडरशिप में बुशरा बीबी कौन 2026 में लीड करेगा? कि अगर इमरान खान के मुकदमात तो कुछ होता नहीं तो कौन आगे आएगा सामने? फैमिली में से कोई आएगा? ये जितने लोग 9 मई में मुलव्विस थे, ये इनका तो कोई फ्यूचर नहीं है जब तक ये माफी नहीं मांगते। तो इनमें से तो कोई नहीं आएगा। अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है जो कि जिन्होंने माफी मांग दी और जो मुलव्वस नहीं थे और आइंदा भी नहीं होंगे, तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक आ सकता है सामने, क्योंकि जो ऐसे जो लोग हैं जो कि इस किस्म की रियासत मुखालिफ जो सियासत में यकीन नहीं रखते हैं और तंग पड़े हुए इन लोगों से, तो उन लोगों से मिलके तो एक बन सकती है एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक या वो जैसे MQM पाकिस्तान जैसे आई थी सामने, जी बिल्कुल आपके सामने है सारा कुछ आपके सामने। देखिए, हम लोग ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस तरह से आप पूरी दुनिया में आप रियासत को बदनाम करते फिरें, उसके इदारों को बदनाम करते फिरें, जब दुनिया पूरी इज्जत से हमें देख रही है। तो ये इस तरह से तो बिल्कुल ये हरकतें जो हैं ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और जिस एहतसाब का नवाज शरीफ साहब ने हवाला दिया था कि इमरान खान का तो नहीं, लेकिन इमरान खान को सारे जो लाने वाले हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उस एहतसाब का मुस्तकबिल 2026 में क्या है? यानी फैज हमीद साहब के बाद और कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं? इदारे ने देखे ना एहतसाब अपने से शुरू किया, और जैसे ही 9 में हुआ था बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को उसी वक्त कोर्ट मार्शल फेस करना पड़ा था। अब फैज हमीद के भी फैसले आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल आइंदा अगर इस तरह से और कोई लोग मुलव्विस रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं कटहरे में। ये तो इदारे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने मामलात को हैंडल करते हैं। सही। और सारे ज़फर साहब, आपके नज़दीक क़यादत के हवाले से PTI में कौन जानशीनी या क्या आपको मुस्तकबिल या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक MQM पाकिस्तान ला ताल्लुकी क्या मंजरनामा नजर आता है? साले ज़फर साहब, अर्जिया जी के PTI में जानशीनी का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि PTI एक शख्स का नाम है वो जिसने ये PTI बनाई थी।
पीटीआई का बानी अगर मंजर पर नहीं होगा तो ये कुछ और चीज़ बन जाएगी। लेकिन ये सन 2026 में आपको पीटीआई के बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तस्लीम शुदा एक से ज़्यादा टुकड़े नज़र आएंगे। और ये जो अभी मैडम कारदार बात कर रही थी कि इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक तो बन चुका है। अब देखिए ना, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कह रहा है जी कि मुज़ाकरात करें और रास्ता निकालें हुकूमत के साथ मफाहमत करने का, बातचीत का। अब वो क्या है? वो शख्स जो जेल में बैठा हुआ है और जिसकी बहनें और उसका जो साथी है, उसका जो सोशल मीडिया, बल्कि मैं तो एंटी सोशल मीडिया कहूँगा, वो जो ग्रुप है वो तो लड़ाई, मार कुटाई, गालम गलोच, तहरीक, सड़कें गर्म करो, फलां करो, ये तबाही मचा दो, वो तबाही मचा दो, वो उस बात की तबलीग कर रहे हैं, उस बात का चर्चा कर रहे हैं, उस बात के लिए वो जोर लगा रहे हैं। तो वो लोग जो इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करते, जो ये चाहते हैं कि उनको सियासत करनी है, उनको गालम गलोच और बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं करनी, तो वो तो वाज़े तौर पे अलग ग्रुप बन गया है। अच्छा। अब ये किसी दिन की बात है, आप देख लीजिएगा, नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी और सूबाई असम्बलियों में भी आपको वो लोग एक अलग ग्रुप की शक्ल में बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन ये दिनों की बात है, ये कोई महीनों की बात नहीं है। अच्छा साहब, इससे मजीद जो मंजरनामा, 9 मई के, मुझे एक ब्रेक लेना है जाफर साहब, इसके बाद वापस आके इसको यहीं से जोड़ते हैं। जो मंजरनामा मुस्तकबिल का पीटीआई का हो सकता है, फिर माशी हवाले से भी बात भी होगी अगले हिस्से प्रोग्राम के। हमारे साथ रहेगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात हम उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल साल 2026 में क्या हो सकता है, बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम में इस सवाल से आगाज़ किया। साले साहब, मैं आप फरमा रहे थे क़यादत का, यानी क़यादत का हकदार या क़यादत के हवाले से तब्दीली, जानशीनी का इम्कान तो नहीं है, लेकिन जो मंजरनामा सियासी क़यादत का पीटीआई का हो सकता है, कोई एमक्यूएम पाकिस्तान जैसा ग्रुप निकल सकता है, 2-3 एमक्यूएम पीआईबी, एमक्यूएम हैदराबाद, ये इस तरह टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे, पीटीआई लाहौर, पीटीआई पिंडी। क्या मतलब, क्या मुस्तकबिल नजर आता है आपको 26 में? देखिए जी, एक बात तय है जी कि वो पीटीआई जो 9 मई को का इर्तकाब करने की जिस पर जिम्मेदारी आयद होती है बराह रास्त, और जो उसके ऊपर फ़ख्र करता है, वो पीटीआई का ग्रुप जो इस वक्त अडियाला में बैठा है, जिसकी क़यादत अडियाला में बैठा हुआ शख्स कर रहा है, वो तो बहरहाल इस अगली साल की जो सियासत है इसमें तो मुझे उनका कोई किरदार नज़र नहीं आता। लेकिन वो लोग जो अमन और चैन और सुकून की बात करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि ख़ुद भी ज़िंदा रहें और दूसरों को भी ज़िंदा रहने दें, ख़ुद भी इज़्ज़त कराएं और दूसरों को भी इज़्ज़त करें, वो लोग शायद उनको मौका मिल जाए। लेकिन उसके लिए अभी उनको कोई बाज़ाब्ता तौर पर अपना कोई ना कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसको कोई शक्ल देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकेगा कि वो उसको क्या, जो अडियाला में जो बैठा हुआ शख्स है उसको अपना कायद भी माने, लीडर भी माने और उसके साथ साथ सियासत भी करे। इस तरह से वो सियासत कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि इस साल में ये जो ग्रुपिंग है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो आपने एमकेएम का हवाला दिया, ये बिल्कुल जिस तरह एक अडियाला ग्रुप हो जाएगा, एक दूसरा पीसफुल ग्रुप हो जाएगा। और जो अमन चैन चाहने वाले लोग हैं, ये बहरहाल वो नहीं होंगे जिस तरह का मुजाहरा ये इनकी केपीके की गवर्नमेंट कर रही है। अब देखिए, वहाँ का एक वजीर है, उसने पंजाब में आकर जो गुफ्तगू की है, ऐसी गुफ्तगू तो वो बच्चे जिनको माँ बाप पैदा करके सड़कों गलियों पर फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, वो भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। मैं थोड़ा सा माशी एतबार से भी, अगर मैं हारून शरीफ साहब को इंट्रोड्यूस कराएं, मैं फिर उस पर वापस आते हैं पीटीआई वाले पे। हारून शरीफ साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। उनसे माशी अहवाल 2026 के चैलेंजेस क्या होंगे। हारून शरीफ साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। पहले तो 2025 का राउंड अप कीजिएगा। कहा गया जी कि बेहतर साल रहा, इस्तेहकाम की तरफ बढ़े। क्या वाकई में इस्तेहकाम था या बेसिकली आई वॉश था, ये बताइएगा। और दूसरा, 2026 के क्या अहम चैलेंजेस आप देखते हैं, हारून शरीफ साहब? जी सफान साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब 2025 को हम देखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ
इस्तेहकाम जो मैक्रो लेवल पर है जी स्टेबलाइजेशन का आईएमएफ प्रोग्राम में, वो 2024 से बेहतर दिखाई देता है। पाकिस्तान ने सिग्नल्स दिए हैं, इंटरेस्ट रेट को कम किया है, इन्फ्लेशन स्टेडीली सिंगल डिजिट में रही है। इसके अलावा रिजर्व्स भी 3 माह का इंपोर्ट कवर दे रहे हैं, जो कि हम तो डेटा पे बात करते हैं तो डेटा लुक्स बेटर। और ये आईएमएफ प्रोग्राम के दूसरे तीसरे साल अगर आप कंप्लायंस करें तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा दुनिया में भी कुछ साजगार माहौल है, डिप्लोमेसी में नई मार्केट्स हमारे लिए खुली हैं, और जो अब अगर आप देखें तो जो ऑयल प्राइसेस दुनिया में कम हुई हैं, उससे थोड़ी सी और पाकिस्तान के रूपी पे प्रेशर गिरता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ये स्टेबलाइजेशन की साइड पे बेहतरी है, दूसरा कुछ और भी अच्छे सिग्नल्स हैं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है वो भी पॉजिटिव है कि एटलीस्ट बिडिंग फाइनली सक्सेसफुल हो गई है, और अब ट्रांजिशन है कि आप मैनेजमेंट चेंज ओवर कर दीजिए। तो ये जहां तक हुकूमत की इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमी है, वहां पर पाकिस्तान बेहतर दिखाई देता है। जहां तक पाकिस्तान की डेवलपमेंट का ताल्लुक है और इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक है, एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है, इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, वहां पे 2025 में हमें कोई ऐसी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज नहीं दिखाई दी, और ये एरियाज डिप्रेस्ड रहे हैं। इसका कुछ ताल्लुक आईएमएफ के प्रोग्राम से है, बट ज्यादातर ताल्लुक हुकूमत की पॉलिसी मेकिंग की स्पेस क्रिएट करना, इदारों को मजबूत करना, इंसेंटिव्स ना दे पाना। तो ये इस लिहाज से ये 25 का तो मैं मिक्स ईयर की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। एक तरफ बेहतरी है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट में, गुर्बत में, एक्सपोर्ट्स में, इन्वेस्टमेंट में आपको जो डेवलपमेंट साइड आप कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट वाली, तो ये 2026 में बेहतर होती हुई नजर आती है या ये बदस्तूर इसी तरह रहेगा मामला? जी, अब मैं इसको 2026 का जो मेजर चैलेंज ये है कि क्या हमारी हुकूमत ये जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, इसको पीपल सेंट्रिक ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है। ये मेरा इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आया आप अब अपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को इस तरफ ले जा सकते हैं कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, कैपेसिटी आगे बढ़े, जॉब्स क्रिएट हो, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़े, एक्सपोर्ट सरप्लसेस बढ़े, और ऐसे जॉइंट वेंचर्स के लिए कानून साजी और फैसिलिटेशन हो कि जहां पर बाहर का इन्वेस्टर हमारी कंपनियों से पार्टनरशिप कर सके। असल चैलेंज तो लोगों के लिए 240 मिलियन की पॉपुलेशन में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा करनी है। अब ये 2026 का चैलेंज है। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करेगी कि ढांचा मईशत का बदले और वो इस तरफ सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चल पाए। हिस्टोरिकली पाकिस्तान का इसमें ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अभी भी वही ब्यूरोक्रेसी है, अभी भी ज्यादातर वही सेक्टर्स हैं जो चल रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ विनर्स पिक करने पड़ेंगे और उनके पीछे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, उनको पॉलिसी सपोर्ट देनी पड़ेगी जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली 1-2 साल में फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट्स पर और एक्सपोर्ट का गैप बढ़ जाएगा और डॉलर रूपी पैरिटी पे प्रेशर आना शुरू। और ये लास्टली यादव साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना पीपल सेंट्रिक, ये हमारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज है जिस वजह से हम नहीं आ पा रहे इस तरफ, या इट इज ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ आईएमएफ की हम प्रोग्राम में जिस वजह से हम एक स्टेबलाइजेशन के फेज से निकल नहीं पा रहे, आगे नहीं जा पा रहे? जी, पार्टली आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ जो है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की इजाजत नहीं देता, लेकिन ज्यादातर ये पाकिस्तान का अपना पॉलिसी स्ट्रक्चर का गैप है कि हम जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो प्रोडक्टिव सेक्टर हैं, रियल सेक्टर हैं, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है, वोवन और निटवेयर और टेक्सटाइल है, आईटी है, हम उनके पीछे पॉलिसी सपोर्ट इस तरह नहीं दे पा रहे कि जिन सेक्टर्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, सब्सिडीज देते हैं, लेकिन वो कंपेटिटिव नहीं है। हमें उनकी सपोर्ट खत्म करके इन सेक्टर्स को बढ़ावा देना है। अब उसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं। पहले तो विजडम किसी एक बंदे की प्रोप्राइटी नहीं है, हमें दुनिया के बेस्ट माइंड्स के साथ कंसल्ट करना है कि उन्होंने इंडोनेशिया में कैसे किया है,
उन्होंने वियतनाम में कैसे किया है, कैम्बोडिया में कैसे किया है। जब एक पॉलिसी बन जाती है फिर उसमें कंसेंसस पाकिस्तान फेडरेशन है, सूबों के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ डेवलप करना पड़ता है। कंसेंसस जब डेवलप हो जाता है तो पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखने के लिए इदारों को एम्पावर किया जाता है मेरिटोक्रेसी पर, और तगड़े लोग, एक आईटी का चैंपियन हो, एक एग्रीकल्चर का हो, फाइनेंसिंग अलाइन हो, अब ये सारा एक बड़ी भरपूर एफर्ट है जो 5 से 10 साल का फ्रेम लगता है। लेकिन उसकी बुनियाद डालने के लिए सिग्नल्स आने चाहिए कि पाकिस्तान इस सिंध में चल पड़ा है। ठीक है हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सारे ज़फ़र साहब, आपकी तरफ आते हुए कि एहतसाब के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब ने बात की थी, सारे ज़फ़र साहब के इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। फैज़ हमीद एक नाम था, और नाम वो जुडिशरी में भी थे, और भी नाम थे जो इदारे में जो थे। क्या आपको लगता है कि ये जो पहिया एहतसाब का है, ये जो दायरा कार है, ये मज़ीद वसी होगा 2026 में, या ये यहीं पर रुक जाएगा फैज़ हमीद पर? सारे ज़फ़र साहब देखिए जी, मैं 2 नुक्तों पे बात करना चाहता हूँ। ये जो भी हारून शरीफ साहब ने बात की है, जी इन्होंने बहुत अच्छा तजज़िया पेश किया है, और मेरी राय में जो इन्होंने तजावीज़ दी हैं उन पर ज़रूर गौर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक बात की है कि IMF की वजह से हमारी ये मुश्किलात हैं, और IMF का जो मुसीबत है ये किस शख्स ने मुसल्लत की है, ये किन लोगों ने IMF के हमें के जबड़े में दिया था, उसका भी जिक्र होना चाहिए। ये IMF का जो मामला था, ये पिछली हुकूमत जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये उसकी वजह से हुआ है, और ये सूरत हाल पे काबू पाने के लिए हुकूमत को बहुत मेहनत करना पड़ी है, लोगों को बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ये सब लोग 1 यूनिट होकर काम कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। इन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से, जिसे डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, उसके मुंह से निकाल के अब मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने का सफ़र जो है वो शुरू किया है। इसकी हमें बहुत तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला ये नताइज बहुत मुस्बत आएंगे। जहाँ तक आपने एहतसाब की बात का जिक्र किया, ये बहुत ज़रूरी बात है। नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही थी कि सिर्फ ये एक शख्स का नहीं है, ये एक अदारे का नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई अदारे मुलव्वस हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया के वो लोग जो उस वक्त जिन्होंने बेधड़क होकर बेईमान लोगों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट दिए, जो दयानतदार लोग थे जिन्होंने कौम की खिदमत की थी, उनको नाअहल करार दिया, उनके बारे में गलत फैसले दिए, उन लोगों को लाजमी तौर पर भी कटहरे में लाना चाहिए। रास्ता क्या है ये इनको सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिर्फ इमरान खान ही अकेला जिम्मेदार नहीं है जी, सिर्फ फैज़ हमीद ही अकेला जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और जो लोग फौज में जिनके नाम लिए जाते हैं वो जिम्मेदार नहीं है। साकिब निसार को आप किस खाते में डालेंगे, जस्टिस खोसा को किस खाते में डालेंगे, एक वो जज मर गया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, इन लोगों को किस खाते में डालेंगे? इन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। ये लाजम नहीं है कि आप उनको कहें कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उनका इंसाफ करेगी। इनके एहतसाब के लिए कोई आउट ऑफ बॉक्स रास्ता अख्तियार करना चाहिए, ताकि ये है कि आइंदा से मुल्क की तारीख में किस तरह के नए किरदार न जन्म ले सकें। और यही नहीं है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी जिन लोगों ने, जिन्होंने FIA का, जिन्होंने जजों का आला कार बनकर जिन अफसरों ने इस पिछले हुकूमत में जो नवाज शरीफ साहब और उनके साथियों को तकलीफ़ पहुँचाई, जो अजियत पहुँचाई, जो उनके लिए उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब यकीनन नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन हवाला उन्हीं का दे रहे थे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सारे ज़फ़र साहब ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया, तज्ज़िया पेश किया 2026 के अहम चैलेंजेस और सियासी तौर पर कैसा साल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। माशी एतबार से भी गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।